अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, जिसका ये आज लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम इसका लेक्चर नंबर 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी का ओवरव्यू देखा था। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहले लेक्चर नंबर 1 को समझना पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी रशिया। इसके अलावा हमने एक और किताब की सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि एंड भी हो चुकी है, वाई नेशंस फेल। उसके 12 लेक्चर्स, उसका ओवरव्यू, उसके जो 10 आइडियाज़, उसके बाद कंक्लूजन, वो भी हम कवर कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वाई नेशंस फेल में वो भी सुन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, या आप कह लें मैप नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी का, जिसका टाइटल है जी रशिया। अगर रशिया की बात की जाए कि रशिया कितना बड़ा है, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का डबल है। इसके अंदर 11 टाइम जोन्स आते हैं, यानी कि 11 टाइम जोन्स हैं। जैसे कि पाकिस्तान का अपना टाइम जोन है, तो रशिया के अंदर कितने टाइम जोन्स हैं? 11। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जब रोज़ा अफ्तार होता है ना, तो आपको पता है कि लाहौर का जो अफ्तारी का टाइम है वो और है, जो कराची का है अफ्तारी का टाइम वो और है, डिफरेंट ज़िला के। इसी तरह वहाँ पे टाइम जोन्स हैं, यानी कि एक जोन पे टाइम कुछ और चल रहा है और एक जोन पे टाइम कुछ और चल रहा है। मतलब कि पूरे कंट्री का टाइम भी सेम नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कंट्री जिसके अंदर 11 टाइम जोन्स हों, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डबल हो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया कि रशिया कितना बड़ा है, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान, 4 पाकिस्तान हो ना, तो एक इंडिया बनता है। इतना बड़ा है इंडिया, ठीक है। 4.1 टाइम्स बड़ा है इंडिया हमसे, पाकिस्तान से। तो 4 पाकिस्तान हो एक इंडिया बनता है, और 5 इंडिया हो तो एक रशिया बनता है। इतना बड़ा है रशिया। इसके बाद जो रशिया है ये 2 पार्ट्स में आता है। ये यूरोप के अंदर भी है और एशिया के अंदर भी है। एक यूरोपियन रशिया है और एक एशियन रशिया है, यानी कि एक एशिया के अंदर आता है और दूसरा यूरोप के अंदर आता है। तो जो यूरोपियन रशिया है और जो एशियन रशिया है, इनके दरमियान एक माउंटेन्स आते हैं, उसको बोलते हैं यूरल माउंटेन्स, या इनके दरमियान में आप कह लें साइबेरिया आता है, ठीक है। तो जो रशिया की ज़्यादातर आबादी है वो यूरोप साइड की तरफ ज़्यादा है, एशिया साइड की तरफ कम है। आपको यहाँ पे रशिया का मैप भी दिख रहा होगा कि मैप के अंदर कितना बड़ा आपको रशिया दिख रहा है। तो जो व्लादिमीर पुतिन है, जो उनका प्रेसिडेंट है पुतिन, वो ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप के बारे में ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप की जो ज़मीन है वो फ्लैट है। वहाँ पे आपको यूक्रेन भी दिखता है, तो वहाँ पे रशिया को अपनी प्रोटेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरा ये कि रशिया पे कोई अटैक कर सकता है तो इसी साइड से कर सकता है। तो रशिया यही फ्लैट लैंड को अनेक्स्ट करने की कोशिश में है, इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश में है कि इस पर उसका कंट्रोल आ जाए, ताकि उसकी चारों साइडें क्या हो जाए, कवर हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद जो टिम मार्शल है वो कहता है रशियन जो जियोग्राफी है वो है जी डबल एज स्वर्ड। मतलब कि रशिया की जियोग्राफी ऐसी है कि जैसे एक तलवार होती है और उसकी दोनों साइडें काम करती हैं, दोनों साइडों से मारा जा सकता है, उसको बोलते हैं डबल एज स्वर्ड। जो नादर्न यूरोप है, जो रशिया की नादर्न साइड है, वहाँ पे पोलैंड है। और पोलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई थी। जंग अजीम दोम भी यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी। जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्ज़ा कर लिया था, तो यूके ने, फ्रांस ने और बाकी कंट्रीज़ ने उसका जवाबी कार्रवाई की और अच्छा खासा जवाब दिया उसे। तो मॉस्को की तरफ कोई आर्मी आ रही हो या कोई दुश्मन आ रहा हो, तो रशिया को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए पोलैंड का बॉर्डर पे अपनी आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है। तो मतलब कि एक साइड पे तो यूक्रेन है, एक साइड पे पोलैंड है, तो जो रशिया है इन दोनों साइडों से उसे क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि यही वो 2 साइड्स हैं जहाँ से कोई भी एनिमी रशिया के अंदर अटैक कर सकता है या एंटर हो सकता है। तो रशिया ने हालिया दिनों में यूक्रेन पे काफ़ी हद तक कब्ज़ा करके उधर मार्शल लॉ भी लगा दिया गया जी। तो जब से रशिया ने यूक्रेन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हासिल कर लिया है, तब से रशिया को कन्क्वेयर करना, रशिया पे फतह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन गया। क्योंकि रशिया ने जो उसको सिक्योरिटी थ्रेट थे वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, उसने काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लिए हैं।
अब सिर्फ और सिर्फ पोलैंड रह गया। इससे पहले जर्मनी भी अटैक कर चुका है, फ्रांस भी अटैक कर चुका है रशिया पे ताकि इस पर कब्ज़ा किया जा सके, लेकिन वो फेल रहे, वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि रशिया ने अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट ही बहुत अच्छे से किया हुआ है। और जो उसको सिक्योरिटी थ्रेट जिन बॉर्डर से थे, आज के दौर में हालिया दिनों में उसने काफ़ी हद तक या किसी हद तक रिजॉल्व कर लिए हैं। जो टिम मार्शल आर्थर है वो कहता है जी रशिया का जो सबसे बड़ा मेजर वीकनेस है वो ये है कि रशिया के पास वाटर पोर्ट नहीं है जी, यानी कि वार्म वाटर, गर्म पानी की बंदरगाह नहीं है। तो उसने जो रशिया है उसने गर्म पानी की बंदरगाह हासिल करने के लिए क्या किया कि जो क्रीमिया आइसलैंड है जो कि यूक्रेन के साथ लगता था उस पर क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। ये 2014 में ही कर लिया था या 2017 में ही कर लिया था। जो क्रीमिया आइसलैंड है, एक और आइसलैंड है वो अभी नाम बाद में आएगा, ताकि रशिया को वेस्टर्न साइड से जो ब्लैक सी है वहाँ तक रसाई हासिल हो सके। इसके लिए रशिया ने क्या किया कि क्रीमिया आइसलैंड को पे अनेक्स्ट कर लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ मैप में देखें कि रशिया को ब्लैक सी तक तो रसाई हासिल हो गई। उसके बाद देखें जो नीचे एक सी आ रहा है जिसको एजियन सी भी बोला जाता है, जो कि तुर्की के साथ है, क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पे तुर्की नज़र आ रहा है और तुर्की की लेफ़्ट साइड पे वो सी दिख रहा है। तो रशिया ये चाहता है कि उसे ब्लैक सी से एजियन सी तक रसाई हासिल हो, तो उसके रास्ते में दो चीज़ें मुश्किल है, एक स्पेन है और दूसरा है तुर्की। चूँकि ये जो तुर्की है और जो स्पेन है ये नेटो के और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, इसलिए रशिया का इनके थ्रू एजियन सी में एंटर होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो जो रशिया है इसने 1979 में, आपको पता है, अफ़गानिस्तान के अंदर तक एंटर हो गया ताकि इसे गर्म पानी तक रसाई हासिल हो सके। तो आपने देख लिया होगा कि रशिया की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है जी उसके पास वार्म वाटर की पोर्ट नहीं है, कोई गर्म पानी की बंदरगाह नहीं है। जैसा कि एशिया के साथ समुंदर लगता है तो इसको गर्म पानी समझा जाता है, ठीक है, यहाँ से गर्म पानी निकलता है, क्योंकि जो रशिया का इलाके हैं वो सारे के सारे ठंडे इलाके हैं। हमारा जो एशिया के इलाके हैं ये थोड़े से गर्म इलाके हैं। यहाँ के जो समुंदर हैं इसे गर्म पानी बोला जाता है, गर्म पानियों का समुंदर भी बोला जाता है। तो ये तो थी रशिया की वीकनेस। रशिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी क्या है, पावरफुल चीज़ क्या है रशिया के पास, वो है ऑयल और गैस। रशिया के पास जो ऑयल और गैस है, पूरा यूरोप रशिया की ऑयल और गैस पे डिपेंड करता है। तकरीबन 70 to 80% रशिया के पास गैस है, कोयला है, इसके बाद ऑयल है। तो यूरोप को अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए रशिया से ये चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, बाय करनी पड़ती हैं। अभी हालिया दिनों में यूक्रेन पे जब इसने कब्ज़ा किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रशिया को बहुत ज़्यादा क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप गलत कर रहे हो। तो जब क्रिटिसाइज़ करने से बात ना हल हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, रशिया पे पाबंदियाँ लगा दी, और पाबंदियाँ भी बहुत ज़्यादा लगा दी। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ तक कह दिया कि रशिया एक टेररिस्ट कंट्री है, दहशतगर्द मुल्क है। ये यूरोपियन यूनियन का कहना था। आपको पता है यूरोपियन यूनियन के अंदर तकरीबन 28 कंट्रीज़ हैं। तो इसका मतलब यह है कि 28 कंट्रीज़ का एक बात पे मुतफिक हैं कि रशिया क्या है, एक टेररिस्ट कंट्री है। लेकिन रशिया को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो रशिया ने इस मसले को हल करने के लिए क्या किया कि उनको ऑयल, गैस और कोयले की सप्लाई ही बंद कर दी। तो यूरोप आज तक चीख रहा है कि भाई आप हमें जो हमारी एनर्जी की नीड्स हैं वो पूरी करो। तो रशिया इसके काउंटर में कहता है आप मुझ पे लगाई गई पाबंदियाँ हटा दो। वो फिर आगे से नेटो क्या कहती है, जो अमेरिका है और जो यूके है, वो कहता है कि भाई जब यूरोप एनर्जी नहीं बाय करेगा तो रशिया गरीब हो जाएगा। तो रशिया ने ऐसा नहीं किया। रशिया ने क्या किया कि पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक जैसे जो यूरोप को वो पहले प्रोवाइड करते थे, इनको प्रोवाइड करके वो अपनी जो पैसे पहले कमा रहा था वो अभी भी कमा रहा है। तो रशिया पे कोई भी इस लिहाज से फ़र्क नहीं आया, लेकिन यूरोप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। यूरोप की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है आज के दौर में। तो एक लेक्चर है मुकम्मल ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, जो कि मैं अपनी करंट अफेयर सीरीज़ में कवर कर चुका हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल में जाके ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस या करंट अफेयर सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस देखेंगे तो उसमें मैंने रशिया और यूक्रेन और रशिया का ये जो ऑयल और गैस वाला मामला है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बहुत डिटेल से कवर किया ये लेक्चर, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि रशिया के पास ऑयल और गैस कितना है, कोयला कितना है और यूरोप क्यों चीख रहा है। उम्मीद है आपको ये जो रशिया का फैक्टर है, जो रशिया का मैप है, इसकी मैंने थोड़ी सी समरी बताई, क्योंकि ये जो किताब है प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, ये तकरीबन 308 पेजेस पे मुश्तमिल है। तो हर कैंडिडेट के लिए, हर एस्पायरेंट्स के लिए
इजी नहीं होता कि इतनी बड़ी किताब को पढ़े, फिर उसको समझे, फिर उसको मिनिमाइज़ करे या उसकी समरी करे और फिर उसको जहन में रखे। तो मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इसके अंदर मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगा कि भाई इसके अंदर कौन सी चीज़ें पढ़ने वाली हैं और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ने वाली। तो मैंने रशिया का जो फैक्टर है वो एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।